हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अनुस्वार, अनुनासिक और वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आइए सबसे पहले हम अनुस्वार के बारे में जानते हैं। अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि है। क, च, ट, त, प वर्गों के पंचमा अक्षर अंतिम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार क्या है? एक नासिक की ध्वनि है जिसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? जिसका उच्चारण होता है नाक के माध्यम से। नासिक का मतलब होता है नाक। अब जब हम किसी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, तो जो ध्वनि होती है वह नाक के माध्यम से ही बाहर निकलती है। यह स्वर तथा व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ये क्या होता है कि स्वर और व्यंजन होते हैं उसके ऊपर इस प्रकार के एक बिंदु के रूप में ही लगाया जाता है। और यह हस्य स्वर होता है। इसको हम क्या करते हैं? एक छोटा स्वर मानते हैं। हस्य मतलब छोटा, छोटा स्वर मानते हैं अनुस्वार को। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि ये पंचमा अक्षर अंतिम वर्ण में किस तरीके से इसको हम मानते हैं। देखिए, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब हम इन पंचमा अक्षर, ये 5वें नंबर पर आते हैं, इसलिए इनको पंचमा अक्षर कहा जाता है। व्यंजनों का अंतिम अक्षर और पंचमा अक्षर कहा जाता है। अब इनका उच्चारण जब हम करेंगे तब वो जो ध्वनि होती है वह नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। जैसे पतंग, चंचल, गंगा, संदूक। आप इस तरीके से और भी पंचमा अक्षरों को लेकर उनका उच्चारण कर सकते हैं। आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, अनुस्वार का उच्चारण करने में जिह्वा कहीं ना कहीं तालु से टकराती है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो क्या होती है, हमारी जिह्वा जो होती है हमारे तालु से टकराती है। अब तालु किसे कहते हैं? हमारे मुंह का जो ऊपरी भाग होता है, अंदर का जो ऊपरी भाग होता है, उसे हम तालु कहते हैं। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं, आराम से धीरे धीरे उच्चारण करेंगे तब हमें इसकी ध्वनि और इसका जिह्वा कहाँ टच होती है आराम से पता चलेगा। ठीक है, अगला है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका साइन देखिए आप, इसे चंदा मामा की तरह। अनुनासिक भी एक नासिक की ध्वनि है। अनुनासिक भी क्या है? नासिक की ध्वनि है, जिसका उच्चारण भी नाक के माध्यम से होता है, जिसके उच्चारण में जिह्वा का नहीं बल्कि नासिक, नाक और खुले मुंह का प्रयोग होता है। जब हम अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, उनके शब्दों का उच्चारण करते हैं, तब क्या होता है, ध्वनि नाक के बजाय मुंह, नाक और मुंह दोनों के माध्यम से निकलती हैं। और जिह्वा क्या होता है, वो जिस प्रकार से हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे थे तो जिह्वा क्या होती है कि हमारे तालु से टकरा रही थी, पर अनुनासिक का जब हम प्रयोग करेंगे तो जिह्वा तालु से नहीं टकराएगी, बल्कि हम खुला मुंह रखेंगे और ध्वनि मुंह और नाक दोनों के माध्यम से निकलेगी। इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु, चंद्रमा के समान, जो कि आपको मैंने बता दिया है। यह ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण है। अब यह ध्वनि क्या है? वास्तव में स्वरों का ही गुण होती है, क्योंकि यह स्वरों के ऊपर लगाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्वरों का गुण कहते हैं। जैसे अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। अ, आ, उ तथा री वाले स्वरों के शब्दों में हम क्या करते हैं? अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। यहाँ पर हमने देखा कि जो चंद्र बिंदु है वो स्वरों के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर आ स्वर है, यहाँ पर च में आ की मात्रा लगी, मतलब यहाँ पर भी आ स्वर है और यहाँ पर अ स्वर है। अब इन स्वरों के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है उसको ही हम अनुनासिक कहेंगे। अनुनासिक और अनुस्वार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है हमारा वर्ण विच्छेद।
इसकी परिभाषा है, शब्दों में प्रयुक्त स्वर व्यंजनों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों में प्रयुक्त स्वर, जो हमारे शब्दों में प्रयुक्त होने वाले स्वर हैं, उसमें उनको क्या करना है, अलग अलग कर देना है। स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमारे शब्दों में प्रयुक्त होने वाले ये स्वर और व्यंजन, इनको अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे किताब, किताब में क्या हो रहा है, क में ई की मात्रा लगी हुई है। क में ई की मात्रा लगी हुई है, मतलब जब हम इस सिर्फ और सिर्फ की को पढ़ेंगे या की को बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर की क के साथ ई का भी साउंड आ रहा है, ध्वनि ई की भी मिक्स है। तो हम क्या करेंगे, क और ई इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे। अगर की बड़ी होगी तो हम यहाँ बड़ा ई लिखेंगे, की छोटी है तो हम छोटा ई लिखेंगे। वैसे ही त में आ की मात्रा है, जब हम इसको आराम से पढ़ेंगे तो ता त में किसका साउंड आ रहा है, किसकी ध्वनि आ रही है, आ की। तो त में से हमने आ निकाल लिया है। त के नीचे हलंत लगाना, व्यंजन के नीचे हलंत लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इसमें नीचे हलंत लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि जो ये वर्ण है ये आधा है, मतलब यह स्वर रहित है, इसके अंदर स्वर मिक्स नहीं है। अब हम अगला पढ़ेंगे ब। इसमें कोई मात्रा नहीं है, पर फिर भी जब हम इसका उच्चारण करते हैं ब, तो इसमें भी अ का साउंड आ रहा है, मतलब इसके अंदर अ मिक्स है। वैसे ही प में उ की मात्रा पू, प में उ का साउंड आ रहा है। श, अब ये श ऑलरेडी आधा है, इसलिए हम इसको वैसा का वैसा लिखकर हलंत लगा देंगे, क्योंकि उसके अंदर स्वर नहीं है। प, अब प के अंदर फिर अ शामिल है, इसलिए हम प को फिर अलग कर देंगे। हम यह जानते हैं अच्छे से कि जो स्वर होते हैं, स्वर हमेशा बिना किसी के सहायता के हुए होते हैं, उनको किसी भी और शब्दों का उसमें कोई मेल नहीं होता और वर्णों की ध्वनि उसमें शामिल नहीं होती, वह अपने आप ही सेल्फ डिफेंड होते हैं। परंतु जब हम व्यंजन को उच्चारण करेंगे तो व्यंजन के अंदर हमेशा स्वर शामिल किए हुए होते हैं, बिना स्वरों के व्यंजन अधूरे माने जाते हैं। इसलिए हर व्यंजन के अंदर किसी न किसी रूप में स्वर विद्यमान जरूर रहता है। आगे देखिए, हम ये वाले तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर दिया भी है, आप अच्छे से समझकर इनके उदाहरणों को अपनी कॉपी में नोट करना और इनको समझना। समक्ष, अब समक्ष में स और अ एक जोड़ा बन गया। म और अ हमने अलग निकाल लिया। क्ष, अब ये क्ष है, क्ष, इसमें क और श दोनों का साउंड आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्ष क और श से मिलकर बना हुआ होता है। अब अ इसके अंदर फिर से है, तो क, श और अ यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके अंदर एक के साथ और भी व्यंजन शामिल किए जाते हैं। वैसे श्र में भी श और र शामिल है, इसलिए इसको भी श, र और अ अलग करेंगे। और बाद में म के की मात्रा मी और क में अ शामिल है, तो हम इसको तो आसानी से कर सकते हैं। अगला है स्त्री, त्र में भी त्र त और र और अ तीन साउंड आ रहे हैं, तो इसके अंदर त, र और अ ये तीनों ही शामिल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, अ आ रहा है, पर यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्त्री, त्री। तो स, क्योंकि स आधा ही है, त, र और प्लस ई यहाँ पर बड़ी है, तो हमने बड़ी ई को यहाँ पर शामिल किया है। विज्ञान, व में ई की मात्रा, व की ई की मात्रा कौन सी है, छोटी है, तो हम यहाँ पर छोटा ई प्रयोग करेंगे। ज्ञ, हम इसका बार बार उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या साउंड आएगा, य और ज। अब हम इसको य, ज और आ, क्योंकि ज्ञ में क्या हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसको यहाँ पर य, ज और आ लिखेंगे। पीछे न दिया हुआ है, न में अ का साउंड आता है, तो यहाँ पर हम न और अ लिखेंगे। आपको यह वर्ण विच्छेद अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।
अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू।